सोचने दिया है, अभी तो जो पढ़ा है वो तो लिख ही लोगे, नेबरिंग कंट्रीज। उसके आगे का दिया है, तुम लोग को सोचो कि क्या होगा उसका सिग्निफिकेंस, मतलब इम्पोर्टेंस हो गया ना भाई। तो नेबरिंग कंट्रीज की क्या क्या इम्पोर्टेंस है हमारी। हम्म। अपने पड़ोसी का इम्पोर्टेंस सोचो, खुद के पड़ोसी का इम्पोर्टेंस सोचो क्या है, उसी को अप्लाई कर दो उसमें। हाँ, ऐसा थोड़ी है, बहुत इम्पोर्टेंस है। अब ये हाँ, पड़ोसी का इम्पोर्टेंस क्यों नहीं होता है, होता है भाई। जब कुछ होता है घर में तो सबसे पहले पड़ोसी ही आते हैं। अब वो बात अलग है, तुम लोग लड़ाई झगड़ा चल रहा होगा आपस में तो पाकिस्तान है तो नहीं आएगा लेकिन अच्छे अच्छे पड़ोसी भी तो होते हैं क्या है स्नेहा, अच्छे पड़ोसी भी तो होते हैं। और मैंने कहा ना, पड़ोसियों के साथ संबंध हमेशा अच्छे होने चाहिए, तभी शांति से खुद भी रहोगे। नहीं तो फिर पड़ोसी आपस से लड़ते रहोगे तो फिर चैन किसी को नहीं होता है। ठीक है, फिर दिन भर सबसे पहले शक्ल उसी की दिखेगी, तो फिर दिन भर तुम्हारा खराब उसी को लेके जाएगा। समझ रहे हो ना भाई। तो इसलिए संबंध पड़ोसियों के साथ अच्छे होने चाहिए, और पड़ोसी बदले नहीं जा सकते जब तक कि घर चेंज ना करो। लेकिन राष्ट्र देश के घर, मतलब घर तो घर हो सकता है, बड़ा ले लिए कहीं और ले लिए तो, लेकिन देश के तो नहीं हो सकते ना भाई, देश के पड़ोसी चेंज नहीं हो सकते, वो तो वही रहेंगे ठीक है। ठीक है, चलिए तो उसी को सोचना था। नेबरिंग कंट्री तो लिख लिया होगा, सिग्निफिकेंस में है ना, डायरेक्शन सोचिए। सबसे पहला ठीक है, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस आपने सोचा, वो तो आ ही जाएगा। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस इसलिए कि आपस में कुछ चीज़ें हमारे पास ज़्यादा होती होंगी, कुछ चीज़ें उनके पास ज़्यादा होती होंगी, तो ट्रेड एक होगा आपका जो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ना। जैसे एग्जांपल के रूप में, कहाँ से क्या मंगाते हो, कुछ याद है। पाकिस्तान से कुछ मंगाते हैं हम लोग। हाँ, कुछ ना कुछ आता ही है, प्याज आता है, आपका वो क्या बोलते हैं, खजूर वजूर आते हैं, सब आते हैं जो है। ठीक है, तो उनसे भी आता है, नेपाल से कुछ आता होगा। लोग ही आ, लोग ही आ जाते हैं काम करने के लिए, तो वर्कर मिलता है, इकोनॉमिक लेबर मिलता है ना भाई आपको, श्रम मिलता है यहाँ पे। तो ये हो गया आपका जो है, नेपाल से भी मिल जाते हैं, भूटान से हाँ, हम लोग देते हैं, उनको देते हैं, और कुछ लेते भी होंगे, सीधी सी बात है, कुछ तो वहाँ से ट्रेड करते हैं। हाँ, तो एक आर्थिक हो गया आपका। दूसरा, जैसे इन्होंने कहा, सामाजिक सांस्कृतिक, सोशल कल्चरल रिलेशंस होते हैं आपके जो, जैसे नेपाल के साथ हमने कहा रोटी रोटी बेटी का रिश्ता कहा जाता है। नेपाल के साथ क्या होता है, रोटी बेटी का रिश्ता कहा जाता है। मिथिला, मिथिला नरेश, मिथिला कहाँ पर थे आपके, सीता जी कहाँ की थी, जनकपुरी, बिहार नहीं, नेपाल। हाँ, तो बिहार के साथ बॉर्डर लगा है, इसलिए रोटी बेटी का रिश्ता कहा जाता है। हमने उनकी बेटी ली है, रोटी देते हैं, है ना बेटी। सीता जी कहाँ की थी, नेपाल से थी ना, जनकपुरी आपके जो राजा। मिथिला नरेश, मिथिला वगैरह, मिथिला जो क्षेत्र है बिहार के साथ, बिहार और नेपाल वाला जो क्षेत्र था, मिथिला कहलाता था। तो रोटी बेटी का रिश्ता है। भूटान के साथ हमारे सामाजिक सांस्कृतिक संबंध है ना, पूरे ही संबंध है। वहाँ तो हम लोग उनका एक्सटर्नल अफेयर्स भी देखते हैं, उनकी डिफेंस सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। तो भूटान के लिए हमारा भी महत्व, और उनसे डेफिनेटली हमें भी कई सारे बायोडाइवर्सिटी वहाँ की ज़्यादा है, तो वहाँ से भी कई सारी चीज़ें हमें मिलती है। तो सामाजिक सांस्कृतिक संबंध नेपाल के साथ, भूटान के साथ, पाकिस्तान, आप जितने भी पड़ोसी उनके साथ कुछ ना कुछ। तमिल है तो श्रीलंका इधर आपका जो है कि नहीं। तो सामाजिक सांस्कृतिक संबंध होते हैं आपके जो, तो सोशल कल्चरल एक्सचेंज होता है। तो सामाजिक सांस्कृतिक संबंध हो गए आपके, सोशल कल्चरल रिलेशंस होते हैं। उसके बाद आपका राजनीतिक संबंध, इंटरनेशनल रिलेशंस में पड़ोसी के साथ हमेशा संबंध अच्छे होने चाहिए, बताया मैंने अभी। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इसमें आईआर, पूरा का पूरा इंटरनेशनल रिलेशंस। जितने अच्छे पड़ोसियों के संबंध अच्छे होंगे, उतना ही हम भी विकास करेंगे, वो भी विकास करेंगे। नहीं तो फिर वही बीच बीच में तो हमारे पूरे रिसोर्सेज क्या होता है, उन पर वेस्ट होती है। नहीं तो है ना, पाकिस्तान के कारण से हम लोग बहुत सारा, न चाहते भी हमारे को पूरा मिलिट्री रिसोर्सेज वहाँ पे लगाने पड़ते। तो जो पैसा वहाँ पे उनके पे ज़बरदस्ती खर्च हो रहा सुरक्षा के लिए, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए खर्च होता। तो इस तरीके से पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे होंगे तो आपके कहीं ना कहीं विकास के लिए, आप भी शांति से रहोगे, और वो भी शांति से रहेंगे। आपके जो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, तो ये पॉइंट आ जाएगा आपका। आ रही बात समझ में, तो ये आपको याद रखना है।
उसके बाद राजनीतिक संबंध के बाद आपका सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक संबंध, उसके बाद कुछ पर्यावरणीय जैव विविधता संबंधी संबंध भी है, एक दूसरे के शेयर। नदी कहाँ से निकलती है, पर्यावरणीय संबंध बायोडाइवर्सिटी के लिए जैव विविधता क्षेत्र होते हैं। तो जैव विविधता का संबंध क्या होता है, इंटरलिंक्ड होता है। भारत की जैव विविधता हो चाहे नेपाल की, आपस में क्या इंटरलिंक्ड है। यदि वहाँ पे कुछ नुकसान होगा तो भारत पे इफेक्ट पड़ेगा, भारत पे नुकसान होगा तो उनका इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। वहाँ पे पेड़ पौधे कटते हैं तो नीचे बाढ़ आती है, नदियाँ वगैरह कहीं वहीं से निकल करके आती है। तो आर्थिक संबंध में नदियाँ वगैरह भी डाल सकते हो। कई सारी नदियाँ पड़ोसी देशों से निकल करके भारत में आती है, तो डेफिनेटली उनके बीच में वाटर शेयरिंग वगैरह जो होगा, हाइड्रो पावर्स वगैरह होगा, डेफिनेटली दोनों के अच्छे संबंधों पे डिपेंड करेगा। आई ना बस समझ में। तो बायोडाइवर्सिटी, है ना, बायो एनवायरमेंटल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, महत्व सिग्निफिकेंस भी हो सकता है जिसमें बायोडाइवर्सिटी आ जाएगा आपका पूरा पूरा का पूरा। जो कई सारे रिवर्स है, कई सारे चीज़ें हैं, वो सब क्या होते हैं आपके शेयर करते हैं हम लोग, जो है ये आपका संबंध आ जाएगा। एनवायरमेंटल रिलेशंस भी हो गए। और राजनीतिक या रणनीतिक संबंध वही एक साथ ही डाल देना, रणनीतिक सुरक्षा संबंधी। तो पड़ोसी देश सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित है। रणनीतिक या स्ट्रेटजिकल अलग भी डाल सकते हो, स्ट्रेटजिकल रिलेशंस भी होते हैं सुरक्षा संबंधी, स्ट्रेटजिकल रिलेशंस। रणनीतिक सामरिक संबंध, तो पड़ोसी देशों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे तो डेफिनेटली फिर क्या होगा, उनकी सुरक्षा भी होगी, हमारी सुरक्षा भी होगी। नहीं तो फिर से वही है, पड़ोसी देशों के साथ दुश्मनी है तो फिर हम लोग भी हमेशा 24/7 चिंतित रहेंगे कब किधर से कौन अटैक ना कर दे। आई ना बात समझ में, ये सब पॉइंट्स आएंगे। तो यहाँ तक कोई समस्या भाई? तो ये सब पॉइंट्स लिखना था। तो नेबरिंग कंट्रीज जो बताए थे मैंने वो दिखाने थे, और इनको लेकर के आपको 250 वर्ड कवर करने थे। अब लिख लोगे, अब लिख लोगे ना भाई साक्षी? चलिए, तो ये हो गए आपके। क्यों नहीं, वो तो पॉइंट पॉइंट लिखना है ना, मैंने कहा इसलिए फ्लो चार्ट यूज करो। अब इकोनॉमिक में कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। ट्रेड होता है तो किन चीज़ों का ट्रेड होता है, कुछ एग्जांपल्स याद करके दे दो। व्यापार के लिए एक दूसरे के देशों में ट्रेड होता है, तो ट्रेड में क्या क्या होता है, क्या इंपोर्ट करते हैं और क्या एक्सपोर्ट करते हैं, इतना ही बताना है ना। कहानी सेंटेंस बनाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमिक बेनिफिट्स में और क्या है हमारे पास, आप क्या जो है इनके अलावा लेबर वगैरह, जैसे हमने कहा ना कि नेपाल वगैरह से श्रम वगैरह का आदान प्रदान होता है, भारत से भी बाहर जाके कुछ लेबर श्रम गतिशीलता, आपका लेबर लेबर मोबिलिटी होती है एक दूसरे के देशों में, पड़ोसी है तो उसके कारण से भी जो है आपका। इसके अलावा इकोनॉमिक में वही कहा कि रिवर्स वगैरह है, तो रिवर्स वगैरह के कारण से, रिवर्स वगैरह जो आती है तो उनके कारण से हमें पानी की सप्लाई वगैरह उन देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। अदरवाइज ब्लॉक कर देंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। नेपाल से नदियाँ आती है, तो इस तरीके से रिवर्स वगैरह तो इकोनॉमिक में तो इस तरीके से पॉइंट पॉइंट निकालना है। हाँ मतलब कहीं और भी बाहर जाना है तो यूज करना पड़ेगा, है ना। हाँ वही बताया, नेपाल के लिए भारत का महत्व है। नेपाल भारत जगह रास्ता नहीं देगा भारत से जाने का, तो समुद्र तक पहुंच ही नहीं पाएगा, तो चाइना का सहारा लेना पड़ेगा। तो चाइना के साथ उधर बहुत दूर पड़ता है, उसके जो है पूरा माउंटेन्स है, पर्वत है, पहाड़ है, भारत से पैदानी एरिया। तो नेपाल के लिए भारत का ज़्यादा महत्व है, नेपाल के लिए भारत का और ज़्यादा महत्व है। नहीं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में दोनों आ ही गया ना भाई, कि नेपाल हमारे रास्तों का यूज करता है जाने के लिए, तो उनके लिए हम भी महत्वपूर्ण है। और डेफिनेटली उससे हमें कुछ टैक्सेस भी मिलेंगे, जब हमारे रोड से थ्रू जाएगा, हम हमारे थ्रू जाएगा तो उससे भी हमें कुछ ना कुछ रेवेन्यू तो मिलेगा ही मिलेगा, कुछ ना कुछ। आपका जो कस्टम ड्यूटी होती है ना, आपका जो है कस्टम ड्यूटी वगैरह से होती है, वो पे करना पड़ता है उसको जो है। तो वो फ़ायदा किसको मिलेगा, वो आप इंडिया को मिलेगा टैक्सेस के रूप में, रेवेन्यू के रूप में। तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी आपकी। टोल तो टोल जब हमको पे करना, दूसरे देशों को क्यों नहीं पे करना पड़ेगा? उनको तो और ज़्यादा करना होता है, कुछ और ज़्यादा करना होता होगा। ठीक है, क्योंकि दूसरे देश की कंट्री है तो कुछ ज़्यादा करना होता है, या फिर सरकार कभी कभी छूट भी दे देती है ताकि संबंधों को अच्छा बनाए रखने के लिए। मैंने कहा ना कि पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे बनाए रखने के लिए भारत जैसे देश सभी के साथ कई सारे लिबर्टीज देते हैं ताकि संबंध अच्छे बने रहे, है ना। उनको ये ना लगे कि हमारे कारण उनको असुरक्षा ना हो, क्योंकि होता क्या है कि हम पावरफुल देश है, पड़ोसियों में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। पाकिस्तान को हटा दो, न्यूक्लियर पावर है,
तो उसके बाद सबसे पावरफुल हम ही लोग हैं ना। पाकिस्तान से भी ज़्यादा है पावर, लेकिन न्यूक्लियर पावर है तो चाइना, हमारा चाइना भी है। चाइना के इक्विवेलेंट लगभग आ ही रहे हम लोग जो, तो चाइना के बराबर है। लेकिन जो निकटतम पड़ोसी देश है, तो उसमें देखेंगे तो बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इन पर कब्जा करना भारत के लिए 2 मिनट का काम है कि नहीं। तो डेफिनेटली वो हमसे कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस ना हो, इसके लिए पहले से हम लोग क्या करते हैं, उनको सुरक्षा प्रोवाइड करते, पहले से बताते कि भाई हमसे डरने की ज़रूरत नहीं, हम शांति प्रिय देश है। ये सब चीज़ें पाकिस्तान को भी यही समझाते, लेकिन खुद ही नहीं समझ रहे। और दोनों देश 1947 में स्वतंत्र हुए, आज हम कहाँ है और आज वो भी क्या हाल चाल है उसका देख ही सकते हैं आप लोग, जो वहाँ किस प्रकार से अस्थिरता चल रही है, महंगाई क्या रेट है, पूरा का पूरा पूरा देश अशांत है। उधर अफगानिस्तान से लड़ा, उधर बलूचिस्तान में आपका हंगामा हो रहा है, ठीक है, ठीक से खाने पीने के लाले पड़े हुए। तो ये कहीं ना कहीं क्या हुआ, इससे हमको भी सीख मिलता है कि जबरदस्ती दूसरों की बर्बादी में पीछे पड़ोगे, खुद पहले बर्बाद होगे, दूसरों का तो पता ही नहीं है कि नहीं। हमको भी थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ा है, लेकिन उतना नहीं पड़ा है। तो ये क्या होता है, इंटरनेशनल रिलेशंस में भी सब अपने हितों के अनुसार काम करते हैं। अब अमेरिका भारत को भी मीडियोकर बना सकता था, लेकिन भारत को बनाता तो भारत ऐसी पावरफुल देश के रूप में उभरा हुआ है। तो पावरफुल देश और ज़्यादा पावरफुल हमें क्यों बनाना चाहेगा, वो चेक एंड बैलेंस करता है। तो पाकिस्तान को इम्पोर्टेंस दे दिया, क्योंकि मालूम है ये तो कुछ करेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए भैया तू ये बातचीत करवा दे, आपस में मिल करके तेरे प्लेटफॉर्म में आकर के मिल लेते हैं। इस तरीके से करके आपका पाकिस्तान को आगे कर दिया। भारत को भी कर सकता था, लेकिन भारत को आगे करता तो भारत की इंपॉर्टेंस और ज़्यादा वर्ल्ड में बढ़ जाती, और ज़्यादा वर्ल्ड में बढ़ जाती कि देखो यूएसए ने भारत को क्या किया, शांति के लिए मीडियोकर चुना, मध्यस्थता के लिए चुना है। अब पाकिस्तान की बढ़ी गया, पाकिस्तान के बारे में हर कोई जानता है। तो समझ गए कि अमेरिका का अपना खेल रहता है, आपका जो ये रहता है। तो नहीं नहीं, इंडिया क्यों नहीं चाहेगा, मोदी जी तो हमेशा चाहते थे कि उनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिले, ठीक है। तो मोदी जी का भी सपना है कि शांति का नोबेल पुरस्कार मिले, तो उनका तो अपना भी रहेगा कुछ ना कुछ जो है। लेकिन ये है कि अमेरिका ने किसको दिया, ये इंपॉर्टेंट मायने रखता है। तो कारण उसके पीछे वही है कि वो पाकिस्तान को दे दिया ताकि मालूम है कि इसकी तो छवि ऐसी खराब है, ठीक है, थोड़ा बहुत इसको दे भी देंगे तो कौन सा ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है ना, ग्लोबल। लेकिन भारत को देता तो भारत की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती कि देखो अमेरिका ने भारत को क्या दिया, मध्यस्थता का मौका दिया शांति स्थापित करने के लिए। और भारत खुद ही कई बार आगे बढ़ करके सभी देशों से यही बोलता है कि आज की डेट में युद्ध किसी के लिए अच्छा नहीं हो सकता है, हमेशा ही बोलता है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं तो ये सब आपका पॉलिटिकल इंटरनेशनल रिलेशंस में चेक एंड बैलेंस अपने हितों के अनुसार बैलेंस करते हैं। हम्म, हम्म। हाँ, सब जगह लिख सकते हैं, वो तो लिखा लिखना ही है। आईआर जब पढ़ोगे तो जीएस के लिए ही पढ़ोगे, तो उसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते, तो इसलिए पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखना हमारी मजबूरी है। नहीं रखेंगे तो वो भी परेशान रहेगा, हम भी वो खुद परेशान रहेगा तो हमें भी परेशान करेगा। जैसे पड़ोसियों को खुश रखोगे तो वो भी चैन से रहेंगे और हमको भी चैन से रहने देंगे। इसलिए रूममेट में भी ये लागू होता है। समझ गया ना भाई, रूममेट में भी ये लागू होता है। रूममेट में भी क्या लागू होता है कि साथ में रहो तो अच्छे से प्यार से रहो, तो दोनों अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। नहीं तो लड़ाई होगी तो एक तो नहीं पढ़ेगा, फिर तुमको भी डिस्टर्ब करने के लिए बहाने ढूंढेगा कि इसको भी कैसे डिस्टर्ब किया जाए। आई ना बस समझ में, तो हर जगह लागू होता है। चलिए, कल हम लोग का पड़ोसी देश हो गया, सब कुछ हो गया। आज हम लोग देखते हैं जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया, भारत की भौगोलिक स्थिति। जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया। सैटरडे के बच्चे कहाँ गायब हो जाते हैं, छुट्टी मेरे को मारनी चाहिए, बच्चे गायब हो जाते हैं। भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक अवस्थिति, भारत की भौगोलिक अवस्थिति, भारत की भौगोलिक अवस्थिति, भारत की भौगोलिक अवस्थिति। तो भारत की भौगोलिक अवस्थिति में सबसे पहले क्या बताएंगे, निशी बताओ। इंडियन ज्योग्राफी क्लास किए थे, फिर लेने किए थे।
कॉलेज वॉलेज एग्जाम थी? कॉलेज एग्जाम थी कि किए थे, नहीं किए थे? बताओ, भौगोलिक अवस्थिति में सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि भारत कहाँ पर स्थित है। ठीक है, साउथ एशिया। इसके अलावा पूरे पृथ्वी पर कहाँ पर स्थित है पूछेंगे तो ठीक है, एक पॉइंट ये भी हो जाएगा, एशिया का सदर्न सदर्न पार्ट साउथ एशिया में आता है। इसके अलावा इतने बड़े इतने बड़े पृथ्वी के ग्लोब पर भारत की अवस्थिति क्या है? तो एक सेंटेंस में, वन वर्ड में क्या आंसर दोगे? भारत यहाँ पर है आपका जो है। तो क्या बोलते हैं हम लोग, भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में स्थित है। पूरे पृथ्वी पर यदि इंडिया कहाँ पर स्थित है तो नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। पहला आंसर ये होता है। क्यों? क्योंकि इक्वेटर के ऊपर है, नॉर्थ में हो गया 0 डिग्री भूमध्य रेखा, इक्वेटर के क्या हो गया, नॉर्थ, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो गया, है कि नहीं। और उसके नीचे आपका जो है सदर्न हेमिस्फीयर है, ये उत्तर में, तो इसलिए उत्तर हो गया। ईस्ट इसलिए कि जो देशांतर रेखा है 0 डिग्री, प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री, ये है ना 0 डिग्री देशांतर रेखा, लॉन्गिट्यूड। इसको ही हम लोग कहते हैं आपका प्राइम मेरिडियन कहते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं, प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। इसी को ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं, ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं, ग्रीनविच लाइन। तो जो नए बच्चे हैं पूरे ग्लोब पे देखेंगे तो आपको एक कुछ ऐसी रेखाएं दिखाई देंगी, ईस्ट टू वेस्ट ऐसे खींची गई है, दुलारी ऐसे दिखाई देती है आपकी जो, तो ये कहलाती है अक्षांश रेखाएं। ये क्या कहलाती है? अक्षांश रेखाएं, लेटिट्यूड्स कहलाती है, पैरेलल ऑफ लेटिट्यूड्स। क्लियर है? और कुछ उत्तर से दक्षिण खींची गई है, कुछ आपका जो है उत्तर से दक्षिण भी खींची गई है इस तरीके से, तो ये लॉन्गिट्यूड्स कहलाती है, देशांतर रेखाएं कहलाती है। ये क्या कहलाती है आपका? देशांतर रेखाएं कहलाती है, देशांतर, लॉन्गिट्यूड्स कहलाती है। आ रही बात समझ में, है ना? बाकी अलग से उसको देखेंगे बाद में। तो सबसे पहले अक्षांश रेखा में 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। 0 डिग्री, 0 डिग्री को क्या कहते हैं हम लोग जो है? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। तो भारत इस भूमध्य रेखा के उत्तर में, उत्तरी गोलार्ध में, इधर वाला कौन सा गोलार्ध हो गया? उत्तरी गोलार्ध हो गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया। और इधर वाला हो गया सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ये क्या हो गया? दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो भारत 0 डिग्री के नॉर्थ में, इसलिए नॉर्थ, उत्तरी गोलार्ध हो गया, उत्तर हो गया आपका जो। और ये जो 0 डिग्री देशांतर है उसके ईस्ट में, इधर वाला पार्ट ईस्ट कहलाएगा, इधर वाला पार्ट क्या कहलाएगा? वेस्ट कहलाएगा। 0 डिग्री के ईस्ट में है, इसलिए ईस्टर्न हो गया आपका जो। इसलिए सबसे पहला जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया यदि कोई पूछे आपसे तो पहला आंसर क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में स्थित है समझ में। अब इस हेमिस्फीयर में कितने लेटीट्यूड्स और कितने लॉन्गिट्यूड्स पर है वो देखेंगे, कि कितने डिग्री लेटीट्यूड्स में इसका विस्तार है और कितने लॉन्गिट्यूड्स में इसका विस्तार है वो देखेंगे। आ रही बस समझ में? तो वो हम लोग आते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? प्राइम मेरिडियन के ग्रीनविच लाइन, उसी को प्राइम मेरिडियन को ही ग्रीनविच लाइन बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन को ही ग्रीनविच लाइन कहते हैं, क्योंकि ये लंदन में एक स्थान है ग्रीनविच, वहां से होकर के पास करता है। इट पासेस थ्रू द अ प्लेस नोन एज ग्रीनविच। और ग्रीनविच कहाँ पर है? लंदन में है। ग्रीनविच कहाँ पर है आपका जो है? लंदन में एक स्थान है ग्रीनविच, जहाँ पे वर्ल्ड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी सेंटर भी है। पूरे विश्व का आपका क्या है? ऑब्जर्वेटरी सेंटर है, जिसमें ग्रह नक्षत्र तारों का अध्ययन किया जाता है, बहुत बड़ा, ग्रीनविच में। तो वहाँ से गुजरती है, इस कारण से इसको ग्रीनविच लाइन भी कहा जाता है, ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। आया समझ में? तो ये दोनों सेम है, प्रधान मध्याह्न, प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच लाइन किसको कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर, लॉन्गिट्यूड्स को कहते हैं।
है ना। बाकी इसकी अलग से क्लास जो नए बच्चे हैं उनको लेंगे हम लोग, लेटीट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं डिटेल पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ इतना याद रखो, लेटीट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स में जो ईस्ट टू वेस्ट लाइन खींची गई ऐसे ऐसे, वो हो गई लैटिट्यूड्स, ऐसे ऐसे खींची गई वो हो गई आपकी लॉन्गिट्यूड्स। हाँ हाँ, टाइम जोन उस समय देशांतर से निकालते, 0 डिग्री से इधर जाएंगे तो टाइम बढ़ता है, और 0 डिग्री से उधर जाएंगे तो टाइम वेस्ट में जाएंगे तो घटेगा, क्योंकि अर्थ क्या होती है, ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है समझ में। चलिए तो उसको अलग से देखेंगे, क्लास रहेगी। अब आते भारत की अवस्थिति क्या है, भारत की जो लोकेशन क्या है। तो भारत की जो जोग्राफिकल लोकेशन की बात कर रहे थे, अब उसके लेटिट्यूडनल और भौगोलिक अवस्थिति, जोग्राफिकल लोकेशन, तो इसको हम लोग दिखाते हैं। पहला पॉइंट तो हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में है, अभी देखा हमने जो नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में कहाँ पर है, तो फिर उसकी अक्षांशीय स्थिति बताते हैं हम लोग, लेटिट्यूडिनल पोजीशन बताते हैं, लेटिट्यूडिनल पोजीशन, लेटिट्यूडिनल एक्सटेंशन, अक्षांशीय विस्तार, एक्सटेंशन विस्तार कह सकते हो। और अक्षांशीय विस्तार का मतलब नॉर्थ टू साउथ विस्तार को बता रहे, ऊपर से नीचे। और देशांतरी विस्तार, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंशन, देशांतरी विस्तार, इसमें ईस्ट टू वेस्ट को बताएंगे। नहीं नहीं ठीक है, लाइन खींचनी, लाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो अक्षांश रेखा पूर्व से पश्चिम की अक्षांश रेखा हो गई। विस्तार का मतलब हो गया नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन। लेटीट्यूड से हम क्या बताएंगे, इंडिया कहाँ से कहाँ तक नॉर्थ टू साउथ फैला हुआ है, आ रही बात समझ में। तो लेटीट्यूडनल एक्सटेंशन का मतलब हो गया नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन का मतलब हो गया ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंशन, ये वाला इधर से इधर या इधर से इधर वाला, तो उस कंटेक्स में यूज करना है, ठीक है। तो ये आपका सबसे पहले इसमें दो है आपका मुख्य भूमि का, अब इसमें दो आ जाएगा अलग अलग, मुख्य भूमि मेनलैंड, मुख्य भूमि का विस्तार मेनलैंड, और द्वीप सहित विथ आइलैंड्स। तो मुख्य भूमि का जो अक्षांशीय विस्तार स्टार्ट होता है आपका जो है, वह स्टार्ट होता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से। 8 डिग्री है, एक डेस जो लगा हुआ उसको कहते हैं मिनट, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच में। क्लियर, पहला हो गया आपका जो है मेनलैंड का कितना हो गया, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। आया समझ में। पहला पॉइंट ये हो गया आपका जो है। बाहर से आओ तो थोड़ी देर गर्मी लगती है। अब आते हैं द्वीप से, तो होता क्या है कि आइलैंड थोड़ा जो अंडमान निकोबार है थोड़ा सा इससे भी नीचे, तो ये आपका यहाँ से स्टार्ट होता है 6 डिग्री 4 मिनट से होता है, बाकी ऊपर वही रहेगा, ये आपका वही रहेगा। तो द्वीप सहित आ जाएगा आपका 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। क्लियर पॉइंट एकदम। अब क्वेश्चन ये पूछे ना तो मेनलैंड लिखा हो ना ही आइलैंड लिखा हो, सिर्फ इतना लिखा हो व्हाट इज द लेटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, भारत वर्ड यूज किया हो, तो फिर आंसर क्या होगा, है ना, कौन सा वाला होगा, है ना 6 वाला ही होगा, है ना। क्यों, क्योंकि भारत जब वर्ड यूज करते तो सब आ जाता है उसमें, है कि नहीं। तो ये हो गया आपको पहली बात, इतना याद रखना है। दूसरा, इतने से काम नहीं चलेगा, यूपीएससी ये तो पूछेगा नहीं,
अब यहाँ पे यूपीएससी यदि एक स्टेटमेंट देता हूँ कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 29 डिग्री 2 मिनट है, भारत का लेटिट्यूडनल एक्सटेंशन अक्षांशीय विस्तार 29 डिग्री 2 मिनट है, तो ये स्टेटमेंट सही होगा गलत होगा? द एक्सटेंशन ऑफ इंडिया, लेटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया इज 29 डिग्री 2 मिनट्स। सही होगा गलत होगा? हाँ, कैसे? समझ गए? तो वहाँ दिमाग भी लगाना है, आईएएस बनेगा ना, ऐसे नहीं बनोगे। तो दोनों के बीच नहीं है, दोनों का माइनस। ये मैंने क्या लिखा है कि एक्सटेंशन कितना डिग्री है, यहाँ पे नॉर्थ साउथ कुछ नहीं लिखा है मैंने, सिर्फ ये लिखा है कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, लेटिट्यूडनल एक्सटेंशन है, वह टोटल कितना है, 29 डिग्री 2 मिनट है, इतना ही लिखा हुआ है। इसको माइनस करोगे कितना आएगा, इन दोनों को माइनस, खास करके भारत का मतलब यहाँ पर हम लोग अब मुख्य भूमि को ले रहे हैं, अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। इन दोनों को माइनस करोगे तो आ जाएगा 31 डिग्री 2 मिनट आएगा। क्लियर है पॉइंट? 31 डिग्री, और इसको करेंगे तो इसको 29 डिग्री 2 मिनट आएगा। अब भारत लिखा है तो फिर यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है आपका कि ये वाला लोगे या ये वाला, तो भारत लिखेगा तो फिर यही वाला देना पड़ेगा। भारत, हाँ हाँ, तो वही मानना पड़ेगा क्योंकि भारत वर्ड यूज किया, वो सामने वाला क्या ले रहा है वो तो उसकी गलती हो सकती है, लेकिन भारत जब वर्ड यूज किया तो डेफिनेटली अंडमान निकोबार भी हमारा। हाँ, इसलिए ये आंसर तभी होगा जब मुख्य भूमि स्पेशल लिखा होगा। आगे बस समझ में? तो बुक्स में इतना ही लिखा रहता है, दुनिया जहाँ कोई बुक पढ़ लोगे तो इतना ही लिखा होगा, लेकिन यूपीएससी मैंने कहा ना जहाँ बुक खत्म होती है उसके आगे क्वेश्चन सोच करके बनाता है। आया समझ में अब? तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। उसके अलावा कुछ चीज़ें आपका ध्यान रखना यहीं पर, सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट यहाँ पर है आपका इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल, उत्तरतम बिंदु, उत्तरतम बिंदु, इंदिरा, इंदिरा कॉल भारत का नॉर्थ मोस्ट पॉइंट कहाँ पर पड़ेगा, लद्दाख में। इंदिरा कॉल, है ना? देश चलाओ, दिमाग कलम सब तेज चलना स्टार्ट करो, मतलब एकदम फास्ट। थोड़ा मैं भी अपनी क्लास फास्ट करूंगा तभी तुम लोग फास्ट होगी। हम लोग क्या, पहले मैं फास्ट ही पढ़ाता फिर बहुत स्लो किया, लेकिन मुझे लग रहा है तुम लोग कैसे स्लो हो जाओगे। फास्ट रहती तो क्या है ना कि धीरे धीरे करके स्पीड आप लोग अपने दिमाग की लिखने की सोचने की क्षमता तभी तो बढ़ेगी। क्लियर हो पॉइंट? चलूँ आगे। नॉर्थ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है। साउथ मोस्ट पॉइंट जो मेन लैंड का होगा वह है कैप कोमोरॉन, लद्दाख। ये कहाँ पड़ेगा आपका, लद्दाख वाले रीजन में, लद्दाख। और एक ये है आपका केप कोमोरॉन, ये पड़ेगा आपका तमिलनाडु में। केप कोमोरॉन, हिंदी में केप कोमोरॉन। आया समझ में? क्लियर है? केप कोमोरा, तमिलनाडु। ज्योग्राफी में कैप किस हिंदी में कहते हैं, कैप या अंतरीप कहते हैं। तो ज्योग्राफी में कैप का मतलब क्या होता है, टोपी। हाँ, अंतरीप हिंदी में क्या कहते हैं, कोमोरान अंतरीप लिखा होगा, हिंदी में यदि लिखा होगा तो कोमोरान अंतरीप लिखा होगा तो वो अंतरीप कहते हैं। तो कैप या अंतरीप का मतलब क्या होता है, लिख के बताओ, उसमें लिख के बताओ ना, कॉपी में पढ़ूंगा। डेफिनेशन कैसे लिखोगे कैप की, जो जान रहे हो समझ रहे हो उसको लिख के बताओ जल्दी से। और बाकी लोग कौन बताएगा कैप के बारे में? निशी कुछ याद है, टोपी क्या होती है? तो कैप कोमोरान का मतलब यहाँ पे जो है स्मॉल पार्ट ऑफ लैंड एक्सटेंडेड टूवर्ड्स सी, उसको हम लोग कहते हैं कैप, मतलब इस तरीके से छोटा सा भाग निकला होता है लैंड का, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब पेनिनसुला तो बड़ा हो जाएगा, उसका छोटा सा टोपी के समान आगे निकला होता है,
टोपी के समान क्या होता है आपके जो है आगे निकला होगा, तो ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, कैप कहलाएगा। आ रहा है समझ में? बहुत स्मॉल पार्ट ऑफ लैंड, इसको लिख लो, एक लाइन लिखना हो तो क्या लिखोगे, स्मॉल पार्ट ऑफ लैंड एक्सटेंडेड टूवर्ड्स सी, स्थल का बहुत छोटा भाग जो समुद्र की ओर फैला होता है, निकला होता है। समझ गए? नहीं वो कैप नहीं, वो तो वो कैप तो नहीं कर सकते, वो तो आइलैंड का एक, वो रामेश्वर आइलैंड जो है ना, उसका ही एक छोटा सा अलग से भाग है ये तो पॉइंट टाइप का है। ये तो रामेश्वर आइलैंड था ना, उसी का ही एक विस्तार, ये वाला किनारे वाला भाग है, पॉइंट है, तो कैप नहीं। यहाँ पे क्या कैप कोमोरान जो बताया इस तरीके से निकला होगा समुद्र की ओर, जो सबसे लास्ट में, हाँ जब जाओगे ना इंडिया में घूमने जाओगे, तो लास्ट में इस तरीके से आपको निकला मिलेगा मेनलैंड में, इस तरीके से। तो ये वाला भाग क्या हो गया आपका, केप कोमोरान, ट्रायंगल शेप में लगभग ऐसे निकला हुआ है। ठीक है, कन्याकुमारी के पास में है, कन्याकुमारी के पास में है। क्लियर है? तो ये तो हो गया मेनलैंड का। पूरे भारत की बात करें तो इंदिरा पॉइंट है, यहाँ पर है आपका इंदिरा पॉइंट। कहाँ पर है ये इंदिरा पॉइंट? आपका ग्रेट निकोबार में पड़ेगा। भारत का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। वो इंदिरा कॉल है, हाँ? वो इंदिरा COL कॉल लिखा हुआ है, ये इंदिरा पॉइंट है। इसको पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं, पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेनियन पॉइंट, पिगमेनियन पॉइंट भी कहते हैं, पिगमेनियन पॉइंट भी कहते हैं, इसको पिगमेनियन पॉइंट भी कहते हैं। समझ में आया दोनों में डिफरेंस? वो इंदिरा कॉल है, COL, ये इंदिरा पॉइंट है ये। लेकिन 2004 में जो सुनामी आई थी, समुद्र के अंदर चला गया। 2004 की सुनामी में क्या हो गया है, सबमर्ज्ड अंडर सी, समुद्र के अंदर चला गया, मतलब बाहर नहीं है ये, समुद्र के अंदर वो चला गया है, सबमर्ज्ड अंडर सी। चले आगे, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? 2004 सुनामी में समुद्र के अंदर चला गया है। कोई, हाँ यही हो गया ना आपका। मुख्य भूमि का पूछिए, जब मुख्य भूमि स्पेशल लिखा रहेगा तब तो ये वाला होगा, लेकिन मुख्य भूमि वगैरह कुछ भी ना लिखा होगा, केवल भारत का पूछेगा तो भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछेगा, सदर्न मोस्ट पॉइंट, तो फिर इसका आंसर पिगमेनियन या इंदिरा पॉइंट होगा। क्लियर है दुलाली? ठीक है, क्लास सब लोग कंटिन्यू किया करो, नहीं तो फिर बाद में वही होता है ना, बताया तो लास्ट में जब एक जब एग्जाम देने की बारी आएगी उस समय समझ में आएगा, कुछ पढ़े ही नहीं हम लोग अभी तक ना। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं ना कि खुद अपना देखते नहीं कि साल भर 2 साल तक कितनी क्लास कंटिन्यू किया, छूट गई तो उसको कवर किया कि नहीं किया। और तो 2 साल बाद एग्ज़ाम देने जाओगे, उस समय फिर प्रेशर आएगा कि इस साल जब एग्ज़ाम देना है, तो उस समय लगता है कि कुछ पढ़ा ही नहीं, हम तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है। तो उसके बाद फिर उंगली किधर उठती है, हैं? किधर उठती है उंगली? ठीक, हमारी तरफ उठाते हो, लेकिन हमारी क्लास कभी बंद होती नहीं है। सिलेबस आपका जैसे एक है बोलता है कि 3 साल सिलेबस खत्म नहीं हुआ, और उसके बाद जो आए हुए चंदना है, राहुल है, उनका सिलेबस खत्म हो गया है, और उ- उसी के साथ या उसके पहले थोड़ा सा ज्वाइन किया होगा, उसका सिलेबस खत्म नहीं हुआ अभी तक, ऐसे कंप्लेंट करने वाले हैं। क्यों नहीं हो उसका सिलेबस? क्योंकि खुद ही बीच में नहीं, तो उनको खुद ही नहीं पता कि हमने कौन सा टॉपिक पढ़ लिया, कौन सा छोड़ दिया। तो फाइनली वो इवन यूट्यूब में उसने कमेंट किया था मेरे वाले चैनल पे कि 3 साल से सिलेबस ही खत्म नहीं हुआ। अब उसको क्या बेवकूफ़ रिप्लाई करता मैं? तो ठीक है, जबकि उसके बाद आए हुए जो बच्चे हैं, उनका सिलेबस खत्म होके चले गए बेचारे। ठीक है, राहुल है, लगभग 2 साल उसको होगा राहुल को अगस्त में, तब तक पूरा सिलेबस उसका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। और फिर वो क्या करते हैं, बाहर जा कर के और 2 4 ऐसे बच्चों को बताएंगे कि यार वहाँ तो बस 3 साल तक सिलेबस ही नहीं हुआ। ये नहीं बताते कि मैंने नहीं किया क्लास,
कारण उनके पास बहुत सारे होते नहीं आने के, कि बीमार हो गए, कभी घर में कुछ बीमार, मैं वो नहीं कहता हूँ, ठीक है सिचुएशन है, लेकिन उसके बाद कम से कम अपनी कमियां पहले देखो। तो जो आदमी ईमानदारी से पढ़ा रहा है, मेहनत कर रहा है, तो फिर उसके बाद होता है क्या, अब उसके लिए मेरे कभी थॉट्स पॉजिटिव निकलेंगे क्या? अब जिस गुरु की तुमने जब थॉट तुम्हारे लिए पॉजिटिव नहीं निकल रहा है, तो फिर तुम्हारा सक्सेस वहीं पर रुक जाता है। सीधी सी बात है, जब भी उस स्टूडेंट का विचार मेरे दिमाग में आता है, तो मैं उसके लिए पॉजिटिव रहूंगा क्या? कभी नहीं रहूँ, मतलब ठीक है, कोशिश करता हूँ कि मैं गलत नहीं सोचता वैसे, लेकिन फिर भी सीधी सी बात तक, वो एक ह्यूमन बींग का नेचर है कि वो तुम्हारे लिए कभी आशीर्वाद तो नहीं निकलेगा अंदर से, क्योंकि तुम मेरे बारे में क्या कर रहे हो, बुराई फैला रहे हो, गलत फैला रहे हो। तो ये चीज़ें हैं। तो इसीलिए अब बाद में फिर वो अनसक्सेस ही घूमते रहेगा जीवन भर। क्योंकि मैंने फिर से कहा ना कि टीचर गुरु का एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस होते हैं, उसकी संगत ही अपने आप में काफ़ी होती है। और टीचर और पेरेंट्स, मैंने कहा ना कि कितने भी खराब हो लेकिन आपका बुरा नहीं चाहेंगे। टीचर भी चाहता है कि हमारे बच्चे क्या हो, सक्सेस हो, है ना। हो सकता है हमारे पास रिसोर्सेज किसी कारण से कम हो, तो कभी भी 19-20 हो सकता है, 100% परफेक्शन तो दुनिया में कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, मोदी जी की बच्ची कुछ अच्छा काम भी कर रहे हैं, कुछ बुराइयां भी है। अब कुछ लोग है बुराइयां ही देख रहे, कुछ लोग अच्छाइयां ही देख रहे, लेकिन सही जो अच्छा व्यक्ति वही है, न्यूट्रल रह के दोनों देख रहा है कि भाई अच्छाइयाँ ये भी काम कर रहा है, और कुछ चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए वो भी हो रही है, तो दोनों को देख करके बैलेंस बनाना रहता है लाइफ में। चलिए एनीवे, तो ये समझ में आ गया आप लोग को। इसी के साथ इन दोनों के बीच का लेंथ बोल दो या डिस्टेंस बोल दो, नॉर्थ टू साउथ, मुख्य भूमि का। तो मुख्य भूमि की जो लंबाई है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर है। आया समझ में? तो नॉर्थ टू साउथ लेंथ बोल दो ऊपर से नीचे, या नॉर्थ टू साउथ दूरी बोल दो, डिस्टेंस बोल दो। अंडमान निकोबार का वैसे तो किसी बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? हाँ, अप्रोक्स जो है 1 डिग्री में 111 किलोमीटर होता है। 1 डिग्री में कितना होता है? अप्रोक्स 111 किलोमीटर होता है। और 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। अब कैलकुलेट करके निकाल के बताओ मेरे को, तुम लोग के लिए सीसेट का क्वेश्चन दे दिया मैंने। नॉर्थ से अंडमान साउथ वाले, निकोबार साउथ वाले पॉइंट्स के बीच का लंबाई या डिस्टेंस निकाल के बताओ। दोनों डेटा दे दिया मैंने तुम लोग को। सीसेट का क्वेश्चन हो गया ना अब। मल्टीप्लाई करो, गुना करो, कुछ करो, जल्दी निकालो। एग्जैक्ट निकालो ना, एग्जैक्ट निकाल के बताओ ना। अब डेटा तुम्हारे पास मैथ्स आ गया तो एग्जैक्ट निकल जाएगा। 3400, 3436 के आसपास। बताओ भाई, सही बोल रहा है गलत बोल रहा है? दिमाग चलाना सीखो भाई, दिमाग नहीं चलाओगे तो काम नहीं चलेगा। समझ में आ रहा दुलारी क्या बोल रहा हूँ? 1 डिग्री में कितना किलोमीटर होता है? 1 डिग्री में 111 किलोमीटर होता है। 1 डिग्री में कितना किलोमीटर है? 111। और 1 डिग्री में 60 मिनट बताया मैंने। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी निकालनी है। एग्जैक्ट निकल जाएगा, मैथमेटिक्स लगाओ। साक्षी, वो वाली देवांगन, साक्षी 1 एंड साक्षी 2। इतना टाइम लगाओगे तो कैसे सीसेट पास करोगे? सीसेट का पेपर देखो इस बार का। हाँ, कभी सॉल्व करने की कोशिश की आने के बाद? इसी देखना चाहिए ना, 2 घंटा घर में बैठ करके उस पेपर को लेकर के पहले खुद सॉल्व करना चाहिए कि भाई 2 घंटे में कित एग्जाम हॉल में तो ऐसा थोड़ी होता है कि तेंदुलकर जाके सीधा मैदान में खेलता है। हाँ, तो उसको बैठ करके देखो कितना बन रहा है, नहीं बन रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी चेंज करो कि कहाँ पे कमी है। ठीक है। एग्जाम हॉल में तो उसके पहले नेट प्रैक्टिस करना जरूरी होता है ना। विराट कोहली आज भी इतना सक्सेसफुल प्लेयर है, तो भी 4 बजे उठ करके अभी भी नेट प्रैक्टिस करता है, तब जाके वहाँ जाके परफॉर्म कर पाता है। तो नेट प्रैक्टिस हर जगह जरूरी है। हाँ, नहीं हुआ? इतना ही आया? देखो इन्होंने बिना पेन कलम के बना दिया।
समझ गए? तो सीधी सी बात है, 31 डिग्री का मतलब 31 इंटू कितना हो जाएगा, 111 करेंगे। 31 इंटू 111, यही करोगे ना भाई? हाँ उस, हाँ अब जैसे भी कैलकुलेट कर लो, हाँ जैसे भी 2 डिग्री का हो गया 100, वो भी अच्छा है। ठीक, वो भी आइडिया अच्छा हो गया। इजी, यही दिमाग चलाना बोलते हैं, शॉर्टकट। शॉर्टकट तो भी इतना टाइम लग गया। ठीक है, तो वो भी एक अच्छा आइडिया है कि आपका जो है 2 डिग्री का डिफरेंस आ रहा था, 222 और जोड़ दो उसमें। तुमने वैसे ही किया होगा। ठीक है ना? आया समझ में? जब जब हो जाए आगे ना, तो ये वाला आएगा, तो कभी ये वाला हालांकि नहीं भी अभी तक नहीं मिलता, मुख्य भूमिका जनरली है, लेकिन ये भी ध्यान रख लो, यूपीएससी है, मैंने कहा ना यूपीएससी जो बुक में मिलता है वो नहीं पूछता है, थोड़ा सा आगे सोच के पूछता है। तो वो भी अच्छा दिमाग लगाया तुम लोग, वो तो मैं भी नहीं लगाया था। ठीक है, तो इस तरीके से, तो 2 डिग्री का मतलब 222 यहाँ पे जोड़ दो, सीधी सी बात है, तो ये आपका निकल जाएगा। वेरी नाइस। क्लियर हो गया? तो इतने पॉइंट्स याद रखने हैं आपके इस अक्षांशीय विस्तार के संदर्भ में। अक्षांशीय विस्तार के बारे में इतने पॉइंट्स आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वहां से निकाल लेना है। चलो आगे। अब आते हैं देशांतरी विस्तार में। तो देशांतरी विस्तार में आते हैं। तो देशांतरी विस्तार है हमारा जो है, देशांतरी का मतलब ईस्ट टू वेस्ट, इधर आपका कभी कभी जल्दी बनाने के चक्कर में टाइम लग जाता है। तो ये अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट हो गया, इधर आपका जो है गुजरात वाला पार्ट हो, ज़्यादा निकल गया, मोदी और अमित शाह बुरा मान जाएंगे। ठीक है, कि हमारे राज्य को तुमने क्या कर दिया। ठीक है, अभी उन्हीं का दोनों का चल रहा है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के बीच में। 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के बीच में होता है। पावरफुल लोगों से लड़ने के लिए गट्स चाहिए होता है। आया समझ में? कितना हो गया, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, है ना? ध्यान रखना यहाँ पे दोनों ही ईस्ट आएंगे। धोखे से यहाँ पे ई की जगह डब्ल्यू लिख देगा और ध्यान नहीं दोगे, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। एक का ई का डब्ल्यू कर देगा, समझ गया ना? और हड़बड़ी में देखा, हाँ ऐसी तो 68 7 सही दिख रहा है, 97 25 सही दिख रहा है, और ई और डब्ल्यू ध्यान नहीं दिए, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब इन दोनों को माइनस करो, इनका डिग्री कितना निकलता है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 29, और आगे इतना टाइम नहीं लगना चाहिए माइनस करने में, छोटा सा डेटा है। गलत है बाबू, मैंने कहा ना कि प्रेजेंस ऑफ माइंड तुरंत तेज चलाना है। कितना आया माइनस करने में, इतना टाइम लग रहा है तो क्या हाल होगा फिर इंडिया का। इसलिए वांगचुंग को बाहर जाना पड़ रहा है बेचारे को। कितना है, 29 पॉइंट, लिख के बताओ। ऐसे में कैसे काम चलेगा भाई, उधर 97 डिग्री 25 मिनट है, और इधर कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट है, तो 7 मिनट का मतलब इस तरीके से लिख के माइनस करोगे ना, मुझे मालूम था गड़बड़ी। तो वही तो करना, वही तो सीधी सी बात है ना भाई, 7 मिनट्स है। तो ये तो मैं देखना चाह रहा था कि कितना दिमाग लगाते हो तुम लोग। तो ये 29 डिग्री 18 मिनट्स आएगा। आया समझ में? क्या साक्षी देवांगन, आया समझ में? अभी छोटा सा माइनस था, सोचो भाई,
छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सीखना है, ध्यान में रखना है। तो ये कितना डिफरेंस हो गया आपका? 29 डिग्री 18 मिनट। आया समझ में? तो यहाँ पर कभी कभी एक स्टेटमेंट दे देता है कि भारत का उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम विस्तार लगभग बराबर है, तो आंसर क्या होगा? एक्सटेंशन नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, तो स्टेटमेंट क्या मानेंगे? सही मानेंगे। आया समझ में? हाँ, लगभग लिखा होगा तब, एग्जैक्ट बराबर लिखेगा तो गलती है। आया ना समझ में? लगभग बराबर है, अप्रोक्सीमेटली। और ऐसे जो है थोड़ा सा ज़्यादा है, ईस्ट टू वेस्ट वाला थोड़ा सा ज़्यादा है, ग्रेटर देन नॉर्थ टू साउथ। आया समझ में? ये भी ध्यान रखना है कि ईस्ट टू वेस्ट वाला थोड़ा सा ज़्यादा विस्तार है, 16 डिग्री ज़्यादा, 16 मिनट ज़्यादा है। यानी ये भी दे सकता है कि कभी स्टेटमेंट बना देगा कि आपके जो है भारत के पूर्व से पश्चिम विस्तार जो है और नॉर्थ टू साउथ विस्तार की तुलना में 16 मिनट का अंतर मिलता है, तो 16 मिनट डिफरेंस तो है आपका जो। तो ये ध्यान में रखना है, तो कुछ भी आएगा तो मैंने कहा ना थोड़ा सा आगे सोच के बनाएगा वो यूपीएससी, रटा रटाई नहीं बनाएगा। उसके लिए पहले से होमवर्क तैयार करके जाना है। तो इसमें मेनलैंड वाला कुछ ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अंडमान निकोबार इसी में अंदर में आ जाता है, इसलिए इसका मेनलैंड का कोई ऑप्शन है ही नहीं, एक ही आएगा डेटा। अब इसके बाद नॉर्थ मोस्ट पॉइंट में आते हैं, तो नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है किबीथू, सॉरी नॉर्थ मोस्ट बोलता हूँ, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा, पूर्वोत्तम बिंदु, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, पूर्वोत्तम बिंदु। समझ में आया? सबसे पूर्व में स्थित बिंदु कौन सा होगा, पॉइंट कौन सा होगा? किबीथू, KIBITHU, किबीथू। समझ गए ना? कहाँ पे मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश में। और पश्चिमतम वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है गुहार मोटी, पश्चिमतम बिंदु है गुहार मोटी, गुहार मोटी। अभी मैंने कहा ना कि सिर्फ नॉलेज बढ़ाओ, जो जहाँ से जैसा मिल रहा है उसको समझो, याद करो, समझ बढ़ाओ, नॉलेज बढ़ाओ, फैक्ट्स दिमाग में डालो। हाँ, ये गुजरात में। आया समझ में? तो ये पॉइंट याद रखना है। और इसलिए मैंने कहा करंट अफेयर की क्लास भी टाइम निकाल के देख लो, कैसे देखते हो तुम्हारी मर्जी है। कोस्टल रीजन में नहीं आएगा आपका, गल्फ ऑफ कच्छ वाले ऊपर, कच्छ के ऊपर पॉइंट वाले में, एटलस खोल के देखो ऊपर कि गल्फ ऑफ कच्छ पड़ेगा, कच्छ है तो कच्छ के ऊपर लैंड वाला पार्ट है, गुहार मोटी आपका एटलस में। ठीक, मतलब यहाँ कच्छ नीचे से लगता है ना, हम लोग इधर, ये इधर क्यों आएगा, थोड़ा से समुद्र तट इधर से नीचे से लगता है थोड़ा सा। हाँ, ऊपर वाला पॉइंट जो सबसे वेस्टर्न मोस्ट दिख रहा होगा वो वाला आएगा। ठीक है, एटलस में देखेंगे तो वेस्टर्न मोस्ट जो आएगा वो ऊपर आएगा। क्लियर है? बड़ा वाला देख लो, लार्ज इधर वाले में मिल जाएगा आपको। ये गुजरात का, ये वाला, ये आपका गुजरात का भाग। ठीक है, कहा जाएगा कच्छ पेनिनसुला हो गया, ये पाकिस्तान की सीमा है। हाँ, तो ये, हाँ तो कोस्टल भी आपका गुहार मोटी करके यहाँ पे इधर ही पड़ेगा ना, कोस्टल में। ठीक है, कोस्टल में ही पड़ेगा लगभग, कोस्टल में ही पड़ेगा लगभग आपका जो है गुहार मोटी। मिला गुहार मोटी, एटलस लिखा तो दिखेगा नहीं वैसे तो, दिया है क्या?
ये यहाँ पे किसी ने बनाया हुआ ये है, कहाँ पे दिख रहा है, लक्की नाला, ये गुहार नाली, यहीं पे थोड़ा कोस्टल पड़ेगा, वैसे कोस्टल के साथ में आपका ये वाला पॉइंट। ये भी ना, अरे खुल तो गया था। वेस्टर्न ये आपका दिख रहा है यहाँ पे, इधर वाला पॉइंट है, ये यहाँ पर है, तो हाँ समुद्र के साथ पड़ेगा थोड़ा सा इधर, ये वाला दिख रहा है, वेस्टर्न गुहार मुठा कोस्टल रीजन पड़ेगा, कोस्टल वाले पार्ट में। चले आगे। चलो, इंदिरा कॉल यहाँ पे ये इधर आप क्या पाक ऑक्युपाइड है, इधर आप यहाँ पे लिया हुआ है इंदिरा कॉल, सियाचिन लद्दाख ऊपर के पॉइंट में। ईस्टर्न में ये आपका कीवी दिख रहा है, और ये कन्याकुमारी के पास है केप कोमोरान, यहाँ पर कन्या, इधर वाला पीओके वाला पार्ट मान के चल रहे हैं ना हम लोग जो है, इधर वाला क्या, ये वाला पाकिस्तान के कब्जे में, इसलिए इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अभी ये वाला मान के चल रहा है, यदि वो वाला भाग आ जाएगा तो कोई चेंज हो जाएगा आपका, जो पाकिस्तान वाला भाग हमारे में आ जाएगा तो चेंज हो जाएगा। आया समझ में? तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इंदिरा, ये आपका है इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में लास्ट में। तो ये हो गया आपका। अब आते हैं इसी में फिर से ईस्ट टू वेस्ट डिस्टेंस, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस देखते हैं, तो ये है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। तो चौड़ाई कम है थोड़ी सी, लंबाई ज़्यादा है। अब यहाँ पे फिर से कुछ कॉन्ट्रडिक्शन मिलेगा आप लोग को, उसका आंसर भी ढूंढना है। तो चौड़ाई कम है, लंबाई ज़्यादा है, लेकिन अभी हमने देखा कि देशांतर का विस्तार ज़्यादा है अक्षांश की तुलना में, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन फील मिल रहा है आप लोग को। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी कि देशांतर के आधार पर देखेंगे तो विस्तार, देशांतरी विस्तार ज़्यादा है, लेकिन चौड़ाई कम हो जाती है, लंबाई उसके बाद भी ज़्यादा है, इसका कारण क्या होगा? समझ गए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ में आया? लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंशन है ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा होना चाहिए, 2933 से ज़्यादा होना चाहिए, 3214 से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि 16 मिनट ज़्यादा आ रहा है वहाँ पे जो है, तो फिर भी उसके बाद कम क्यों है? सोचो। नहीं नहीं, वो कारण नहीं है। ठीक है। हाँ ठीक है, पृथ्वी की आकृति देखो कैसे, पृथ्वी की आकृति के बारे में सोचो, है ना, पृथ्वी की आकृति कैसी है ना, पृथ्वी गोल है हमारी, ये मतलब थोड़ा सा यहाँ पे पोल्स पे दबी हुई है। तो होता क्या है कि जो लॉन्गिट्यूड्स की डिस्टेंस है वह पोल पे जाके जीरो हो जाती है, तो इसका मतलब इक्वेटर से जितना ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे, डिस्टेंस क्या होती जाएगी लॉन्गिट्यूड्स की, घटते जाएगी। आया समझ में? आंसर मिला अब कि अभी भी नहीं मिला, है ना? तो इस कारण से क्या हो रहा है कि यहाँ पे इंडिया है, तो जितना हम ऊपर जाएंगे लॉन्गिट्यूड्स की डिस्टेंस क्या होती है आपकी, कम होती जाती है, जबकि अक्षांश की लगभग बराबर होती है ना, हालांकि इसकी भी थोड़ी सी यहाँ पे ज़्यादा होती है, वो देखेंगे बाद में, लेकिन अक्षांश की लगभग क्या होती है यहाँ पे डिस्टेंस आपकी ये बराबर रहेगी। तो इसमें तो 111 किलोमीटर वाला कॉन्सेप्ट याद लग जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा, इधर की ओर जाएंगे तो यहाँ सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है 111.32 किलोमीटर होती है, किसकी डिस्टेंस, ये दो लॉन्गिट्यूड्स की डिस्टेंस, कहाँ पे, इक्वेटर पे मैक्सिमम, और पोल पे जाके क्या हो जाएगी यहाँ पे, जीरो। समझ में आया? तो उसकी हर जगह इक्वल नहीं होती है, क्योंकि ये मर जा कर के कन्वर्ज हो जा रहा है कहाँ पर आपका, पोल्स पे, तो इसलिए ऊपर अक्षांश, सॉरी अक्षांश का तो सेम हो गया, देशांतर का क्या होगा, थोड़ा सा दब जाएगा, तो डिस्टेंस क्या हो गई हमारी,
कम हो गई, 2933 हो गई है। आया समझ में अच्छे से? समझ में आया ना भाई, ये क्वेश्चन बनता है वहाँ पे। तो इसका कारण वही है कि देशांतरी दूरी जो है क्या होती है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो घटते जाती है, डिक्रीजेस। आया समझ में? तो ये पॉइंट याद रखना है, तो इसीलिए वो थोड़ा सा कम हो जाता है ना। ये सब क्वेश्चंस बनता है जहाँ मैंने कहा ना बुक खत्म होती है वहाँ उसके आगे यूपीएससी बनाएगा, तो बनेंगे तो ये सब क्वेश्चन ही बनते हैं। उसकी तैयारी मैं पहले से करवा दे रहा हूँ। तो ये हो गया आपका किसके बारे में। चलूँ आगे इसके अलावा। इसके अलावा एक दो होमवर्क लिख लीजिए आप लोग। कौन सा होमवर्क? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। चलूँ, हो गया ना, सबका हो गया। कर्क रेखा कितने राज्यों से, किन किन राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा जो है आपकी कितने राज्यों से और कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। तो कितने राज्यों से और कितने कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, एक होमवर्क लिख लो। इतना ही नहीं करना है, इसके आसपास जो कुछ शहर मिलेंगे गुजरात, कितने राज्य आएंगे पहले बताओ, जल्दी सब बीच बता दो चलो। 9 आएंगे कि 8 आएंगे? है ना, आपके जो है गुजरात आएगा पहले, फिर यहाँ पे आएगा राजस्थान, फिर यहाँ पे आएगा मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर आपके जो है वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा, और फिर मिजोरम भी आएगा, और फिर कौन सा आएगा? मणिपुर आएगा कि नहीं आएगा? 8 हो गए क्या? 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। मिजोरम के बाद मणिपुर नहीं आएगा। देखो एटलस खोल के देख लो ध्यान से। कर्क रेखा जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मिला? तो ये आपके राज्य हो गए, दिख गया? ये पहले से याद करके रखना है, पहले गुजरात सीक्वेंस भी याद रखना है, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, इसके कौन कौन से नियरेस्ट प्लेसेस है ना। कैपिटल में सबसे नियरेस्ट कैपिटल है रांची। नियरेस्ट कैपिटल कौन सी हो गई? सभी राज्यों में सबसे नियरेस्ट कैपिटल कौन सी हो गई आपकी? जो है रांची हो गई। उसके बाद सभी स्टेट्स में एक दो सिटीज है, जैसे गांधीनगर है, भोपाल एमपी में आपका जो है एक सांची करके है, वो भी नियरेस्ट है सांची। तो एटलस में एक बार ध्यान से हाईलाइट करके हुए आपको थोड़ा सा ध्यान दे देना है, दे दोगे। छत्तीसगढ़ में कोरिया डिस्ट्रिक्ट से होकर के, और छत्तीसगढ़ में 3 जिलों से गुजरेगी आपका। तो ठीक है, तो ये ध्यान से देखना है। आ रही ना बात समझ में? राजस्थान में आपका जो है, राजस्थान में ये यहाँ से गुजरती है, यहाँ पे वहाँ पे एक स्थान है, क्या नाम है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं उसको? बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? बांसवाड़ा से गुजरती है, बांसवाड़ा राजस्थान में। वहाँ पे देखेंगे तो गांधीनगर भी पड़ेगा एक, आपका क्या नाम है, ठीक है, हाँ मेहसाना भी है वहाँ पे पास में। तो थोड़ा सा देखना है, और कैपिटल भी पहले पहले कैपिटल देख लो कि कौन सी कैपिटल कर्क रेखा के पास में दिख रही है, नॉर्थ में कि साउथ में, भी ध्यान दे देना। समझ में आ रहा है?
कर्क रेखा के नॉर्थ में है कि साउथ में है। तो पहले तो कैपिटल देखो, आठों स्टेट्स की कैपिटल। सबसे पहले उन कैपिटल्स को ध्यान दो कि इनकी कैपिटल्स कौन सी नॉर्थ में, कौन सी साउथ में। मैंने कहा ना यूपीएससी है तो ये नहीं पूछेगा कितने राज्यों से गुजरती है, वो पूछेगा कि नॉर्थ कैपिटल्स देखो, और कैपिटल्स पहले तो 8 राज्यों की कैपिटल्स देख लो और वो नॉर्थ में है कि साउथ में है, उसके देखो अच्छे पहले तो। आ रही बात समझ में? फिर उसके बाद दूसरे सिटीज़ देखो उसके नियर बाई, जैसे मध्य प्रदेश में सांची है, मैंने कहा। गुजरात में भूज पड़ेगा, गांधीनगर है आपका, मेहसाना है, ठीक है। यहाँ पे वेस्ट बंगाल में जाएंगे तो दुर्गापुर होगा, है ना। एटलस लेके आया करो थोड़ा सा। हाँ डायरेक्ट मतलब उसके पास ही है, दुर्गापुर के पास से ही है। हाँ हाँ, मतलब वो बड़े में देखोगे थोड़ा दूर पड़ेगा। लार्ज वाला देखो, लार्ज वाला इन लार्ज करके। क्लियर हुआ? आपका त्रिपुरा में एक सिटी है उदयपुर सिटी करके, उदयपुर राजस्थान में है लेकिन उदयपुर सिटी करके भी है त्रिपुरा में। ध्यान दो मेरी बातें, क्या बोल रहा हूँ। क्या बोला मैंने कि उदयपुर करके जो फेमस है वो तो आप राजस्थान वाला जानते हो, लेकिन त्रिपुरा में भी उदयपुर सिटी करके स्थान है जो इसी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास मिलेगा। क्या बोला इसने यहाँ? अभी कुछ बोला मैंने, 2-3 बार रिपीट किया, तुम लोग कहा है। वो तो ठीक है, लेकिन मैं 3 बार रिपीट किया, मैंने ध्यान दो करके, क्या नहीं मिल रहा है। ठीक है, एटलस देखना आना चाहिए ना भाई, एटलस लेने से थोड़ी होता है, क्योंकि बाबा आदम के ज़माने के एटलस रखे हो। कौन से ईयर का है? बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई होगी। 2025 का ये सेकंड इम्प्रेशन। हिंदी वाले में ऐसे भी कम होते, चलो इधर से देखना पड़ता है। क्या देखना है हमें? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा क्यों नहीं मिलेगी? एक तो ये वाला हो गया, ये कर्क रेखा दिख रही है, तो एक तो ये छोटे वाले मैप में पहले देख लो, जैसे भूज दिख रहा है, ये दिख रहा है भूज है, ये आपका छोटा सा शहर है, इसमें नहीं दिख रहा है तो फिर बड़ा वाला देखो, ये गांधीनगर इसके पास में कैपिटल, ये पूरा का पूरा। उसके बाद और थोड़ा सा इनलार्ज जूम करके वाला मैप दिया होगा, तो फिर इसमें देखो आपका जो है, क्या इसमें बड़ा ये वाला है, कर्क रेखा लिखा हुआ है बड़ा सा। तो इसके और इसमें एग्जैक्टली नियर देखिएगा कौन सा नियर है, नहीं है तो गुजरात देख लो। फिर राजस्थान में बताएं बांसवाड़ा लिखा हुआ है, दिख रहा है। तो अलग अलग स्टेट के कुछ नाम निकालो, गुजरात में उत्तर दक्षिण कौन कौन से बना लो, और राजस्थान का बांसवाड़ा बस दिख रहा है बड़ा। फिर महाराष्ट्र में जाएंगे तो भोपाल है, लेकिन दक्षिण में दूर है कि नहीं। इधर और जाएंगे थोड़ा सा नेक्स्ट में चले जाओ, मध्य प्रदेश वाले मैप में। ठीक है, ये हो गया मध्य प्रदेश वाले मैप में, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीच में गई होगा, ये गई हुई डॉट 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 करके। तो इसमें आप देखेंगे तो एक ये आपका समजापुर है, एक दो सांची देखना है, सांची एग्जैक्ट यहीं पे मिलेगा आपका, सांची ये दिख रहा है कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ये भी विदिशा है। इस तरीके से आगे तो उसके बाद छत्तीसगढ़ में ये आपका ये बैकुंठपुर, तुम्हारा अंबिकापुर भी पास पड़ेगा इधर, लेकिन बैकुंठपुर से ज़्यादा पास है। फिर रांची देखो एग्जैक्टली वहीं पे दिख रहा है, कर्क रेखा के पास, लेकिन साउथ में। ये भी ध्यान रख लें, यूपीएससी ये नहीं पूछेगा, वो देगा उत्तर में दक्षिण में घुमा देगा वहीं पे। तो रांची कहाँ पर है? कर्क रेखा के दक्षिण में है, ठीक है। फिर वेस्ट बंगाल चले जाओ तो वेस्ट बंगाल में कास्ट सिटी उधर और कहीं मिल जाएगी। तो इस तरीके से ध्यान से देखना है आप लोग को। आया समझ में? कोई भी चीज़ ध्यान से करना है। और इसके अलावा एक पॉइंट लिख लीजिए, जो हम लोग जब एग्ज़ाम तैयारी के 2006 के पेपर में शायद आया होगा एग्ज़ाम में, देखना 2006 में एक स्थान है चंपई करके, जो मिजोरम में है और एग्जैक्टली कर्क रेखा पर स्थित है, चंपई। ये पूछा था यूपीएससी ने, बहुत पहले पूछा था जब मैं एग्ज़ाम देता था, 2006 होना चाहिए। चंपई करके स्थान है जो मिजोरम में है और एग्जैक्टली कर्क रेखा पर। अब सोचो कहाँ से उठा के पूछा उसने। ये 2000, रांची तो है ही है, कैपिटल के रूप में रांची हो गया, एक तो कैपिटल है। ये एक स्थान है चंपई करके जो रांची से भी ज़्यादा एग्जैक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उसके ऊपर ही है एकदम, चंपई करके। ये कहाँ पर है? मिजोरम में। यूपीएससी ने ये पूछा हुआ है, मैंने कहा ना 2006 में पूछा होगा या 2009 में पूछा होगा।
क्योंकि 2006 के बाद मैंने 9 में दिया था एग्ज़ाम, 2 साल एग्ज़ाम नहीं दी थी। लास्ट अटेम्प्ट बचा के रखा था, 9 में दिया था। तो जाके पेपर देखना। तो चंपई, अब सोचो यूपीएससी ने कहाँ से पूछ दिया, इधर का कुछ भी नहीं पूछा, मिजोरम का क्या पूछ दिया, चंपई। उस समय तक हम भी ध्यान नहीं देते थे, ठीक है। हम भी यही पढ़ के गए थे, रांची नियरेस्ट है, और दो चार भोपाल उपाल सांची वांची सब पढ़ के गए थे। अब पूछ दिया उसने, पता नहीं कहाँ से चंपई। तो ये होता है यूपीएससी, ठीक है। हाँ हाँ। एनीवे, तो ये कर्क रेखा कहाँ से गुजरती, क्लियर हो गया पॉइंट। उसी प्रकार भारत, भारत की मानक समय रेखा है ना, भारत की मानक समय रेखा हम लोग किसको कहते हैं आपका, 82.5 डिग्री ईस्ट को कहा जाता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारत का समय जो निकाला गया है, समय जो निर्धारित किया गया हुआ है 82.5 डिग्री ईस्ट से, इसको हम लोग कहते हैं आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। अब 82.5 डिग्री को हम लोग 82.5 डिग्री भी लिख सकते हैं, सही है। 82 डिग्री 30 मिनट भी लिख सकते हैं, सही है। 82 डिग्री 50 मिनट्स भी लिख सकते हैं, सही है। हैं? बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है ना। तो ये सही है और ये भी सही है ना। ये गलत है, क्यों, क्योंकि 1 डिग्री में कितना होता है, 60 मिनट। तो हाफ डिग्री में कितना होगा, 30 मिनट। तो कभी कभी ये भी हो जाता है कि हम 50 मिनट्स को आधा का मतलब 50 मान लेते हैं, और 50 को भी सही मान लेते हैं, तो ये गलत है। ये दोनों लिख सकते हैं, 82.5 डिग्री लिख सकेंगे तो भी कोई बुरा ही नहीं है, और ये ऐसे लिख सकते हैं, और तीसरा वैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी कन्फ्यूजन कभी कभी हो जाता है, कर देता है। क्लियर हो पॉइंट। तो ये हो गया आपका। अब ये कितने राज्यों से गुजरती है, ये 5 राज्यों से गुजरती है। यूपी आ जाएगा, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ फिर आपका उड़ीसा, और फिर आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से गुजरती है। आया समझ में। चलूँ आगे। और एक कर्क रेखा, और दोनों कहाँ पे क्रॉस करती है, तो छत्तीसगढ़ के कोरिया डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे क्रॉस करती है। छत्तीसगढ़ के कोरिया डिस्ट्रिक्ट में यह क्या करती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ सॉरी आईएसटी। आया समझ में। छत्तीसगढ़ के कोरिया डिस्ट्रिक्ट में एक दूसरे को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, क्रॉस करती है। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक हो तो बताएं। तो ये सब बेसिक चीजें। फिर यहाँ पर आईएसटी के साथ भी कौन कौन से शहर है पूरे भारत में, एक नज़र मारने, है ना। अभी तक ऐसा तो नहीं मिला है, लेकिन पूछ देगा कि आईएसटी के साथ साथ के कौन कौन से बड़े शहर मेन आपके मिलते हैं। तो ऊपर से स्टार्ट करना, बिहार सॉरी यूपी से, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, और आंध्र प्रदेश में। ऊपर से नीचे देखना इस लाइन को लेकर के कि अलग अलग राज्यों में कौन से इसके नियर बाई शहर है। जैसे ये जो है गुजरती है इलाहाबाद, इलाहाबाद के पास एक स्थान है नैनी, लेकिन ये मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, मिर्ज़ापुर में। किसमें पड़ता है, मिर्ज़ापुर। तो एक तो ये फेमस है कि यूपी के नैनी से गुजरती है, यूपी के नैनी से गुजरती है, और नैनी जो है मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा। नैनी है इलाहाबाद के पास, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कौन सी पड़ेगी आपकी, मिर्ज़ापुर। तो मिर्ज़ापुर करके लिखा रहता है।
आया समझ में? और भारत की जो आईएसटी है, लंदन से या 0 डिग्री देशांतर से 5.5 घंटे का डिफरेंस मिलता है। 0 डिग्री से इसका डिफरेंस कितना है? 5.5 घंटे का डिफरेंस है। 5:30 हाफ आवर्स का डिफरेंस है। कहाँ से? लंदन से बोल दो, या फिर 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच लाइन से बोल दो। आया समझ में? ग्रीनविच लाइन से या लंदन से भारत का समय कितना आगे है? 5.5 आवर्स आगे है। तो ये सब पॉइंट्स आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए। बेसिक जानकारी है, बेसिक्स है, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चंस बनेंगे तो थोड़ा सा उसको आगे सोच करके, जितना मैंने कहा है उसके आसपास से ही क्वेश्चंस बनेंगे। सीधा सीधा नहीं कि उठा के वही पूछ देगा, ऐसा बहुत कम होगा। उसी में थोड़ा सा आगे बदमाशी करके पूछेगा यूपीएससी। समझ गए? तो उस बदमाशी को पकड़ लेना है कि कहाँ पे क्या बदमाशी किया हुआ है। पकड़ लोगे तो ये हो गए आपके बेसिक्स, आपके जो कुछ चीज़ें जो स्थानों को लेकर के है। तो ये होमवर्क ये भी कर लेना भाई, मैंने भी नहीं किया हुआ अभी तक, कि आईएसटी के साथ ये तो पता है नैनी मिर्ज़ापुर वाला, इसके अलावा भी मध्य प्रदेश में कोई सिटी तो नहीं है, छत्तीसगढ़ में कोई सिटी तो नहीं है, उड़ीसा में कौन कौन सी सिटीज़ है, आंध्र प्रदेश में। तो क्वेश्चन दे देगा ऊपर से नीचे अरेंज करो, है ना। सिटीज़ की लोकेशन भी देता है कभी कभी, नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो, तो बड़ी बड़ी सिटी ऐसी भी लोकेशन पता होना चाहिए, है ना। एक बार लखनऊ इधर इस टाइप से, लखनऊ उखनऊ जयपुर लखनऊ इस टाइप से दे देगा, ईस्ट टू वेस्ट या नॉर्थ टू साउथ, ऐसे फंसाने की कोशिश करेगा वो। समझ गए? तो इसलिए जो भी देखना है, एटलस हमेशा साथ में होना चाहिए, मैप हमेशा साथ में होना चाहिए, ताकि क्वेश्चन जो बनाए तो वहाँ से सोच सको, है ना। डाइग्राम्स वगैरह हमेशा ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंस रखते हैं। ये सब आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा हम लोग भारत का जो EEZ है वो चेंज हुआ है, थोड़ा सा उसके बारे में देखेंगे। EEZ इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन वगैरह क्या होता है, तो मेरी टाइम जोन बता दूंगा पूरा, कितना कितना क्या मेरी टाइम जोन कहते हैं, ये थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। ठीक है। उसके बाद सीधा फिजिकल ज्योग्राफी में आ जाएंगे, पर्वत पठार मैदान। ठीक है, फिजिकल रीजन्स में आएंगे हम लोग। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क कर लेना है। नोट्स मिल जाएगा 1-2 दिन में आपका। हिस्ट्री वालों का भी इंग्लिश में पार्ट 2 या पार्ट 3 दोनों बोल सकते हो, पार्ट 2 दे दूंगा। उसमें कुछ चीज़ें